लगातार पांचवें दिन लुढ़का शेयर बाजार। सेंसेक्स 200 पॉइंट टूटा। निफ्टी ने भी तोड़ी 8,400 की लक्ष्मण रेखा। India will outpace China in terms of growth this year and probably going forward. लेकिन एफआई को है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा। इन्वेस्टमेंट गुरु मार्क मोबियस ने कहा, हर गिरावट है खरीदारी का सुनहरा मौका। टीसीएस के बाद विप्रो के भी नतीजों से निराशा। गाइडेंस और डॉलर आय ने किया मायूस। एचसीएल टेक के नतीजे भी अनुमान से खराब। ये अभी जो डीपी है उसको इस परिस्थिति में हम लोग रद्द कर रहे हैं और नए सिरे से उसको पब्लिश कर रहे हैं। भारी आपत्तियों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया मुंबई डेवलपमेंट प्लान। अब 4 महीने बाद बीएमसी सौंपेगी नया प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन बिल पर झुकने के लिए तैयार नहीं। मौजूदा बिल को इसी सत्र में पास कराने पर जोर। संयुक्त सत्र बुलाने के लिए भी है तैयार। आवाज की एक्सक्लूसिव। ज्यादा ईमानदारी भी होती, काश इसके साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवहार की आदत होती, संस्कार होती, लेकिन संस्कार तो समाज से आते हैं ना। आधी रात को आम आदमी पार्टी से हुई छुट्टी के बाद छलका योगेंद्र यादव का दर्द। आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कहा, सुप्रीमो कल्चर के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा। दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और वक्त। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एनजीटी के फैसलों को 2 हफ्ते में लागू करना मुमकिन नहीं, 6 महीने का चाहिए वक्त। और अक्षय तृतीया के मौके पर खूब चमके सोना चांदी। दिल्ली और मुंबई में हुई जमकर खरीदारी। ज्वेलर्स ने कहा, पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी बढ़ी बिक्री। अक्षय तृतीया के अवसर पर आवास का खास आयोजन। बुलेटिन में आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और कविता के साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। एसआईटी आज नहीं पेश कर पाई विदेशों में जमा ब्लैक मनी का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने दी 12 मई तक की मोहलत। जेठमलानी का आरोप, वित्त मंत्री वापस नहीं लाना चाहते हैं कालाधन। तो आपका पूरा जीवन फाइल का एक पन्ना बन के रह जाए, वो जिंदगी है क्या? जिंदगी जीना है जी, ऐसे जियोगे क्या? आईएएस अफसरों को प्रधानमंत्री की नसीहत। सिविल सर्विसेज एकेडमी के कार्यक्रम में बोले, इतने सीरियस ना हो कि जिंदगी फाइल बन जाए। तमिलनाडु में कोका कोला प्लांट को लेकर किसानों का हंगामा। सरकार ने रद्द किया जमीन आवंटन। गहने खरीदते वक्त अब नहीं करना होगा सोने की शुद्धता से समझौता। सोने की क्वालिटी को परखने के लिए मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने लॉन्च किया कैरेट मीटर। और जापान में बुलेट ट्रेन ने तोड़ा स्पीड का नया रिकॉर्ड। टेस्ट रन में पकड़ी 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार। शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट के साथ। बाजार की गिरावट यहां पर थमते नहीं थम रही है। बाजार में आज लगातार 5वें दिन चौतरफा गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी ने 8,400 के अहम लेवल को भी तोड़ दिया है। सेंसेक्स 200 पॉइंट टूटकर आज बंद हुआ है। बाजार को नीचे खींचने में सन फार्मा का बड़ा हाथ रहा, जो आज 10% तक टूटा है। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। पिछले 4 दिनों की तरह ही भारतीय बाजार आज भी दबाव में रहे। फर्क सिर्फ इतना था कि आज दिन भर भारतीय बाजारों ने भारी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार किया और आखिरी 1-1.5 घंटे की जो आप गिरावट देख रहे हैं, जिसके चलते फाइनली सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ और निफ्टी में भी अच्छा खासा नुकसान रहा। उसकी वजह यह थी कि संकेत ये आते दिखे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि एफआईज जो कि मैट पर नोटिस मिलने से चिंता में है और उसकी वजह से एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है बिकवाली का, उसको लेकर मिनिस्ट्री की तरफ से संकेत आते हुए ये दिखे कि एफआईज की इस तरह की डिमांड के सामने सरकार झुकने वाली नहीं है और टैक्स शायद देना पड़े इन एफआईज को पुराने सालों के लिए, मैट अगर उन पर लागू होता है तो। इसके बाद बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखा और फिर से बाजार 8,400 के नीचे निफ्टी पर लगभग 0.5% की कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी देखें तो गिरावट हावी होती दिखी। हालांकि काफी वक्त आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने हरे निशान में कारोबार किया और मिड कैप इंडेक्स में भी कमोबेश ऐसा ही हार रहा। बैंक निफ्टी
यहाँ पर आज दिन भर जबरदस्त मजबूती आती हुई दिखी रही। एक बार की बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा मजबूत था, लेकिन फाइनली जिस तरह से दिग्गजों पर दबाव आया उसके बाद बैंक निफ्टी आखिरी आधे घंटे में टूटकर एकदम फ्लैट बंद होता हुआ दिखा। तो पहला दिन ऐसा था, 4 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ी खरीदारी लोअर लेवल पर आती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगातार ऊपर नीचे होती हुई दिखी बाजार के सेंटीमेंट के लिहाज से, और यही वजह थी कि वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखे 3.25 लाख करोड़। अब दिग्गजों ने आज बाजार को लीड किया, फार्मा शेयरों पर डालिए नजर। सन फार्मा, यहाँ पर दाइची ने अपनी 9% हिस्सेदारी आज बेची है, 21.5 करोड़ शेयर। उसके बाद स्टॉक पर 9% की कमजोरी आती हुई दिखी और उसका असर डॉक्टर रेड्डीज पर भी पड़ता हुआ दिखा। टोरेंट फार्मा जैसे शेयर भी कमजोर थे, लेकिन इनके अलावा एफएमसीजी शेयरों में आज भी बिकवाली का रुझान रहा। लीवर 4.5% कमजोर हुआ, ब्रिटानिया यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी कमजोरी थी। ऑटो शेयरों में भी मारुति, बजाज ऑटो जैसे दिग्गज फिसलते हुए नजर आए। और ऑयल एंड गैस स्पेस में गेल, केन इंडिया और ऑयल इंडिया जैसे शेयरों पर आज दबाव रहा। सीमेंट शेयरों में आज फिर से मुनाफा वसूली हावी हुई। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक इसी के चलते कमजोर बंद हुए, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आते दिखे उनमें रैमको सिस्टम्स और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही कमजोर नतीजों के बाद आज फिसलते हुए नजर आए। आज के नतीजों पर नजर डालिए। बाजार खुलने के ठीक पहले एचसीएल टेक और टाटा स्पोंज ने नतीजे पेश किए। एचसीएल टेक के नतीजे काफी कमजोर थे, स्टॉक 8-9% नीचे खुला, लेकिन काफी कुछ रिकवर होकर बंद हुआ। टाटा स्पोंज के नंबर्स कमजोर थे। सिम्फोनी ने आज बाजार बंद होने के दौरान नंबर्स पेश किए, शानदार नंबर्स के दम पर स्टॉक 5% चढ़ा। खबरों के दम पर कुछ एक्शन दिखा। लैंको इंफ्रा, जिन्हें यहाँ इनके उडुपी प्लांट को जो बेचने की प्रोसेस थी अदानी पावर को, वो पूरी हो गई। इस खबर के बाद स्टॉक पर 8.5% की तेजी बनी और जेएमटी ऑटो ने आज स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया। निफ्टी पर इनके अलावा जिन शेयरों से दबाव बना, आइडिया सेलुलर आज फिर से लूजर साइड पर, हिंडाल्को, एनटीपीसी और बेल जैसी कंपनियों पर भी आज दबाव दिखा। घरेलू बाजार में भले ही गिरावट हावी है, लेकिन एफआईआईज को भारतीय बाजार आकर्षक लग रहे हैं। जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के मार्क मोबियस का कहना है कि भारतीय बाजार महंगे नहीं है, बल्कि ये एकदम सही मौका है बाजारों में पैसे बनाने का। ये कहना भारतीय बाजारों पर बुलिश होने के साथ देश की ग्रोथ स्टोरी पर भी उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल भारत की ग्रोथ चीन से बेहतर हो सकती है। India is not that expensive, and for that reason we're looking more closely at not necessarily the large names which have run up a lot, but some of the smaller companies that are attractively priced. Make an overall picture and say, all the Indian companies are slowing down on the growth prospects. I don't see that, because the economic growth in India is accelerating, as you know. Chances are India will outpace China in terms of growth this year and probably going forward. Preference is for the private sector banks. A good example would be Federal Bank in India, in the south, as you know. It's a very, very well-run bank, doing very well. So I would say, can't make a generalization. There's some great public sector banks as well, but their prices have run up quite a lot. They're not very cheap. So we like the banking sector generally. जमीन अधिग्रहण बिल पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जमीन अधिग्रहण बिल पर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक का मकसद जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर रणनीति बनाना था। इस बैठक में विपक्ष के हमले का असरदार तरीके से जवाब देने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। इधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 बार कोई झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाता। जैसा मैंने पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय का गुजरात के लैंड एक्विजिशन को प्रशंसा किया और डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, उनका अध्ययन उस समय हुआ, उन्होंने भी गुजरात मॉडल का प्रशंसा किया और कांग्रेस वाले गुजरात मॉडल का विरोध कर रहे। और वो ये सब होने के बाद भी मैं एक बताना चाहता हूँ कांग्रेस को, आपने एक कानून लाया ना, अब कह रहे जो बढ़िया कानून, वो कानून लाने के बाद आपका स्थिति क्या था, पहले कितना था कांग्रेस पार्टी का और कहां तक पहुंच गए। उधर कांग्रेस ने कहा है कि वो जमीन अधिग्रहण के मसले पर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। They have to withdraw the ordinance. The ordinance is anti-people, and the BJP is rattled. They are not responding to the real issues. सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार हर हाल में लैंड बिल इसी सत्र में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए संयुक्त सत्र भी बुलाना पड़े तो सरकार गुरेज नहीं करेगी। लैंड बिल पर सरकार की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया।
जो बात मेरा अनुमान है या कहिए असेसमेंट है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को हर हाल में पास कराने पर बिल्कुल आमादा है। वो ये बिल पास करवाएगी। उनके लिए ये मेक और ब्रेक मोमेंट है, न्यूक्लियर डील जैसा मोमेंट है। इससे ये पीछे नहीं हट सकते। पास न करवाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है सरकार के डिसाइसिवनेस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए। क्या राज्यसभा में इन विपक्षी दलों का जिसका मैंने जिक्र किया साथ में ला करके पास करा सकते हैं? कोशिश तो वही है, लेकिन मान लीजिए वो नहीं हो पाया तो उसके बाद ज्वाइंट सेशन को लेकर के कि बड़ा रेयर होता है और ऐसा करेंगे तो उसके पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होंगे, विपक्ष क्या शोर मचाएगा, इसका हिसाब किताब लगाने के बाद भी मेरा अनुमान यह है कि जो पार्टी की और सरकार की टॉप लीडरशिप है उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर ज्वाइंट सेशन भी बुलाना है तो भी इसको पास करवाएंगे। तो दो बड़ी बातें मेरे समझ में आ रही हैं। नंबर एक कि इसी बिल को पास कराना है, इसके प्रोविजन में जो बदलाव हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं उसके बाद और बदलाव या डाइल्यूशन की सिग्निफिकेंट इश्यूज पर डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। यह मानस हमको सरकार का इस वक्त दिख रहा है। दूसरी बात यह दिख रही है कि राज्यसभा में बेस्ट फुट फॉरवर्ड पे कोशिश करेंगे पास कराने की, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है किसी वजह से तो ज्वाइंट सेशन की तैयारी की जाएगी। इस बिल को पास कराना इस सरकार के पॉलिटिकल डेफ्टनेस का सबसे बड़ा एक टेस्ट केस बन गया है और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मालूम है। तो सारी एनर्जी, सारी फोर्स इस बात पे है कि ये बिल पास कराना है। जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको हम अलग से लड़ लेंगे। पॉलिटिकल डिबेट के कारण जो हम लोगों को माहौल में ऐसा लग रहा है कि कोई दुविधा तो नहीं है, कुछ गिव एंड टेक तो नहीं होगा, कैसे होगा, क्लैरिटी ये आती हुई दिख रही है दिल्ली से अब कि बिल्कुल इस बिल को पास कराना है, बिना डाइल्यूट किए पास कराना है। सीपीएम के नए महासचिव सीताराम येचुरी ने लैंड बिल का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह किसान विरोधी बिल है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसे जबरदस्ती पास करवाना चाहती है। उन्होंने इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग न होने पर भी आपत्ति जताई। कई सारे बिल थे, कई सारे मसले थे, कई सारे विधेयक थे जिसके ऊपर सलाह मशवरा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग होती थी जो सरकार बुलाता था। एक भी मीटिंग इस लैंड बिल पे हुआ नहीं आज तक। सुझावें कई सारे हमने दी इस बिल के ऊपर, अलग से हो सकता है हम लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन सामूहिक तरीके से जब विपक्ष को साथ बिठाकर उनके साथ आप सलाह मशवरा नहीं करेंगे तो वहां पर इस पार्लियामेंट्री जनतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से पार्लियामेंट को आप चलाएंगे? जोर जबरदस्ती के आधार पे, या ये इस तरीके से धमकियां देते हुए कि हम ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे। बाजार के साथ आज बड़े नतीजों ने भी मूड किया ऑफ। और मुंबई करों के सामने आखिरकार सरकार ने टेके घुटने, क्यों रद्द हुआ डेवलपमेंट प्लान, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आईटी सेक्टर में एक के बाद एक खराब नतीजों का सिलसिला जारी है। टीसीएस के बाद विप्रो ने भी चौथी तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। एचसीएल ने भी अपने नतीजों से बाजार को मायूस किया है। दोनों नतीजों पर बात करने के लिए अब हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत हमारे साथ हैं। हर्षदा, कैसे देखेंगे इन दोनों कंपनियों के नतीजों को? टेक्नोलॉजी कंपनियों के नतीजे एक के बाद एक आ रहे हैं और यहां पर निराशा ही हाथ लग रही है। सुबह में आए एचसीएल टेक के नंबर्स, जिसके बाद स्टॉक में 4% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला था इंट्राडे में। वहीं विप्रो के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद। अगर विप्रो के नंबर्स एनालाइज करें, चौथी तिमाही एक बार फिर कमजोर रही है। हालांकि मार्जिन्स में हमने देखा है कंपनी ने कुछ बढ़ोतरी जरूर दिखाई है। बाजार उम्मीद कर रहा था 20.5% के आसपास वो मार्जिन्स रहेंगे, 22% पर कंपनी ने वो मार्जिन्स डिलीवर किए हैं। दूसरी तरफ रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है कंपनी, और साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो बेहद कमजोर है। बाजार का अनुमान था 1 से 3% तक का गाइड करेगी कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले तिमाहियों के लिए, लेकिन वो गाइडेंस आया है -5 से 1% के बीच, जो काफी निराशाजनक है। कंपनी ने यह भी कहा है कि बीएफएसआई सेगमेंट में दबाव बना हुआ है, यहां पर क्लाइंट स्पेंड्स कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं और एनर्जी स्पेस से भी काफी ज्यादा प्रेशर्स बनते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एचसीएल
टेक के नतीजों से भी हर पैरामीटर पर कमजोर नंबर्स ही देखने को मिले। रेवेन्यू फ्रंट हो या फिर मुनाफे का फ्रंट, मार्जिन्स भी प्रेशर में देखे गए हैं और एचसीएल टेक की दिक्कत कुछ और है। टॉप क्लाइंट स्पेंड जो है वो कमजोर और नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाली तिमाही जो चौथी तिमाही रहेगी शायद उस पर यह रिफ्लेक्ट भी करेगा। शुक्रिया हर्षदा। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद विप्रो के सीईओ टी.एन. कुरियन ने कहा है कि डिमांड में स्थिरता है लेकिन 2 सेक्टर्स को लेकर अनिश्चितता है। On an overall basis, the demand environment remains stable. However, we see uncertainty in 2 industry sectors. From a portfolio mix, we've been relatively overweight in energy, and sharp cutbacks in capex have impacted us close to $100 million in revenue in fiscal 15 compared to fiscal 14. Despite the structural impact, we have scored significant wins in large oil majors. Our utility business has been a bright spot that has grown rapidly to narrow the gap for our overall E&U business unit. इधर एचसीएल के नतीजों के बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी ने चुनौती भरे माहौल में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस क्वार्टर में 270 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ हुई है, 2.7% की कांस्टेंट करेंसी के अंदर, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप और कंपनीज के साथ कंपेयर करें, इंडस्ट्री के और दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर करें और जो रिजल्ट्स अनाउंस हो सके उनके साथ कंपेयर करें, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और यही नहीं भी आप देखिए वाई ऑन वाई भी देखिए, पूरे साल लास्ट 12 मंथ लेके तो भी ये 14.5% की ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ है मेरे हिसाब से। और ये ग्रोथ बड़ी डाइवर्सिफाइड ग्रोथ है, यही नहीं है कि ये कोई एक सेगमेंट से आ रही है। ये आईटी कंपनियों के नतीजे भले ही इस तिमाही निराश कर रहे हैं, लेकिन बाजार के जानकार निश्चल माहेश्वरी के मुताबिक आईटी शेयरों का आउटलुक अच्छा है और अभी निवेशकों को हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि कोई डाउनग्रेड करने की कोई इसमें कोई खास गुंजाइश है। और जहां तक कि आउटलुक का कंसर्न है तो आउटलुक चाहे वो कॉग्निजेंट है या एक्सेंचर है या कि टीसीएस है, सबने ही आउटलुक काफी अच्छा बताया है। तो एक क्वार्टर का अगर नंबर खराब भी आता है वो लार्जली आया है करेंसी, क्रॉस करेंसी की वजह से। और टीसीएस ने ऑब्वियसली 1 टाइम बोनस दिया है एम्प्लॉइज को। अभी एचसीएल टेक का समझना पड़ेगा कैसे उनका मार्जिन कम हुआ है, पर आई थिंक कोई खास चिंता का विषय नहीं है। घरेलू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट देने के मकसद से सरकार ने एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ को घटाने का फैसला किया है। इससे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों को फायदा होगा। ऑयल सेक्रेटरी सौरभ चंद्रा ने हाइड्रोकार्बन्स पर हुई एफआईसीसी राउंड टेबल के दौरान आज बताया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में एलपीजी सब्सिडी का पूरा बोझ उठाएगी। जब ये निर्णय हमको ऑफिशियली कम्युनिकेट किया जाएगा और ज़्यादा इसके बारे में बोल पाएंगे, लेकिन अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय है और ओएनजीसी का नेट कैश फ्लो बढ़ेगा, ओएनजीसी का नेट प्राइस रियलाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अभी भी जो हमने डिसीजंस लिए हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ दी लो क्रूड प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट्स हम काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा करेंगे। जनता के आंदोलन के सामने घुटने टेकते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई का डेवलपमेंट प्लान 2034 रद्द कर दिया है। कैबिनेट ने बीएमसी को 4 महीने के भीतर नया डेवलपमेंट प्लान बनाने का आदेश भी दिया है और इस डेवलपमेंट प्लान में कई खामियां थी। इसमें स्लम रीडेवलपमेंट और हेरिटेज साइट जैसे हाजी अली जैसी जगहों को भी नजरअंदाज किया गया था। इसके अलावा शहर के ग्रीन जोन में भी डेवलपमेंट की बात कही गई थी। आम जनता के साथ साथ राजनेता से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी इसका विरोध कर रहे थे। ये कमेटी ने हमारे सामने सुझाया है, उस प्रस्ताव को हमने मंजूर किया है और इसलिए अगले 4 महीने में कॉर्पोरेशन नए सिरे से ये सारी कंप्लेंट्स को हटाकर डीपी को वापस पब्लिश करेगा और उसके बाद सजेशन ऑब्जेक्शन उसके ऊपर लिए जाएंगे। और अब हमारी सहयोगी कविता कृष्ण हमारे साथ है। कविता, हम इस मुद्दे पर चर्चा करते आए कि मुंबई के डेवलपमेंट प्लान में काफी दिक्कतें हैं, तो क्या खामियां थी इस मौजूदा डीपी में जिसकी वजह से अब इसे रद्द करने की नौबत आई? जी,
तो अगले 20 साल के लिए मुंबई के शहरीकरण का योजना बनाया था बीएमसी ने, यानी 2034 तक के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की कोशिश यहां पर बीएमसी ने किया था। बेसिकली इसमें कई ऐसी मुद्दे थी जिसको लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ था। सबसे बड़ी तो ये थी कि शहर के मैपिंग में ही बहुत बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी। जीआईएस सैटेलाइट मैपिंग पहले बार इस डीपी के लिए किया गया था और कई बड़े गड़बड़ियां यहां पर आई, जैसे जो रेसिडेंशियल जोन है उसे इंडस्ट्रियल जोन बताया गया, किसी के मकान के बीचों बीच रास्ता जाता हुआ दिखाई दिया, गटर को कहीं वेटलैंड बनाया गया। तो ऐसी कई गड़बड़ियां सामने आई जिस वजह से जो है मुंबईकर रास्ते पर आ गया इस डीपी के खिलाफ। इसके अलावा जो है शहर में हाउसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के नजरिए से जो है एफएसआई बढ़ाने की बात किया गया था इस डेवलपमेंट प्लान में। 2.5 से 8 तक एफएसआई बढ़ाने की बात यहां पर हुई है। फिलहाल मुंबई आइलैंड सिटी में एफएसआई 2 है, सबर्ब्स में 1.33 एफएसआई है। इसे बढ़ाने की बात हुई है, खासकर जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जहां पर लोगों की यातायात काफी रहता है, उन इलाकों में बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंतजाम नहीं किया गया था। नो डेवलपमेंट जोन्स में डेवलपमेंट की छूट इस डीपी के जरिए देने की बात हुई थी और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 17,000 एकड़ का नो डेवलपमेंट जोन में अब डेवलपमेंट करने की बात हो रही थी। आरए ग्रीन जोन जो कि मुंबई का लंग माना जाता है, 1000 हेक्टेयर की जमीन है यहां पर भी डेवलपमेंट कराने की बात हो रही थी, जिस वजह से भी लोग काफी गुस्साए हुए थे। जाहिर तौर पर यहां पर शहर में खुली जगह यानी ओपन स्पेस कम करने की बात यहां पर हो रही थी। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक 10 से 12 स्क्वायर मीटर दिए जाने चाहिए हर आदमी को ओपन स्पेस, लेकिन यहां पर 2 स्क्वायर मीटर या उससे कम की जगह देने की बात हो रही थी। हेरिटेज स्ट्रक्चर की बात करें तो 1500 लिस्टेड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है मुंबई में, इसमें से 1000 को तो लिस्ट से हटा दिया गया था और हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा के जो नियम है उसमें भी काफी ढील लाया गया था, जिस वजह से इन बिल्डिंग्स को तोड़े जा सकते थे। साथ ही एजुकेशन, हेल्थ जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए जो जोनिंग किया जाता है उसके लिए भी जगह घटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर कई सारी समस्याएं इस डेवलपमेंट प्लान में सामने आ रहे थे, जिस वजह से जो है लोग काफी नाराज थे और जैसे मैंने कहा कि रास्ते पर आ गए थे और इसीलिए शायद जो है ये डेवलपमेंट प्लान को रद्द करने की बात आज सीएम ने कहा है। शुक्रिया कविता इन तमाम डिटेल्स के लिए। इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि 4 महीने में बीएमसी प्लान की गड़बड़ियों को ठीक कर सकती है। मेरे ख्याल से 4 महीने का समय काफी है, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं ये उनको मालूम है। ये जो जल्दबाजी में फटाफट लाने की कोशिश करी गई या अपनी तरफ से जो भी सरकार ने ठीक समझा उसको किया, उसमें जो मिस्टेक थी वो बहुत ग्लेयरिंग थी। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ वो सब जो ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं वो तो तुरंत ठीक हो जाएंगी, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसमें अगर डेलिब्रेशन करके सरकार करे वो बेहतर रहेगा। और पार्टी निकाला मिलने के बाद योगेंद्र यादव का दर्द आया बाहर। एक्सक्लूसिव चर्चा देखिए इस ब्रेक के बाद। और सब्सिडी कटौती की कोशिश में जुटी सरकार का पूरा प्लान बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सरकार सब्सिडी में कटौती की चौतरफा कोशिश में जुट गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसका तरीका निकालने के लिए 4 मंत्रालयों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। क्या है खास इस कमेटी का मैंडेट, बता रहे हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। वित्तीय घाटे को काबू में रखने और इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े को दुरुस्त करने के मकसद से केंद्र सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे उसके खर्च में कटौती हो सके। इसी के तहत सरकार सब्सिडी में कटौती का बड़ा प्लान बना रही है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के 4 मंत्रालयों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। ये मंत्रालय हैं कृषि, खाद्य, उर्वरक और वाणिज्य। इन मंत्रालयों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसे बताना है कि किस तरह से सरकारी सब्सिडी का सीधा फायदा सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
4 मंत्रालयों के अधिकारियों की बैठकों का सिलसिला इस मुद्दे पर जारी है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में फूड सब्सिडी का दायरा सीमित करने की सिफारिश की जा सकती है। 2015-16 के लिए फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। फिलहाल सब्सिडी का फायदा अमीरों को भी मिलता है, इसलिए अधिकारियों की कमेटी को बताना है कि किन उपायों के जरिए इसका दुरुपयोग रोका जाए। इससे सरकार को वित्तीय घाटे को नीचे लाने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने अगले 3 सालों में वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3% पर लाने का लक्ष्य रखा है, जो फिलहाल करीब 4% है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अक्षय तृतीया पर चमका सोने का बाजार। सोने की शुद्धता जानने का राज देखिए इस ब्रेक के बाद। अक्षय तृतीया में हुई ज्वेलर्स की चांदी, घर खरीदारों ने भी कराई बुकिंग। कैसा मिला रिस्पांस, जानेंगे तनिष्क के संदीप कुल्हानी और कॉमन फ्लोर ग्रुप के विकास मलपानी से इस ब्रेक के बाद। तो आइए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की रौनक की। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर्स की चांदी हो गई है। दिल्ली हो या मुंबई, लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार बाजार में ज्यादा रौनक दिख रही है। लोगों ने सोने ही नहीं, चांदी और हीरे की खरीदारी भी कर डाली है। इस मौके पर सभी बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स ने डिस्काउंट और खास ऑफर्स दिए, जिससे खरीदारों को काफी बूस्ट मिला। सुबह से मुंबई के अलग अलग दुकानों में घूम रही हूं और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस हो रहा है मैं ये देख रही हूं कि दुकानों में भीड़ काफी बढ़ रही है, तो काफी खरीदारी हुई है। सोने के अलावा लोग हीरा और चांदी भी खरीद रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के सभी बड़े छोटे ज्वेलरी स्टोर्स में आज सुबह से ही खरीदारों का तांता लगा था। ज्वेलर्स ने हर खरीदारी पर गोल्ड कॉइन मुफ्त जैसे ऑफर से लोगों को अपनी स्टोर्स की ओर खींचा। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे अनकट डायमंड्स हैं और बहुत गोल्ड है। आई डोंट नो ज्यादा गोल्ड खरीदा कि डायमंड्स खरीदा, लेकिन ज्यादा खरीदा। हम लोग जो करते हैं ना वो हमेशा अक्षय यानी क्या बोलते हैं बढ़ते ही जाते हैं। हाँ। इसलिए ये दिन जो खरीदी करेंगे तो हमेशा हर साल आपको सोना ही सोना मिलता जाएगा। अक्षय तृतीया ये सब एस्पिशियस डे है और ये एस्पिशियस डे में क्या होता है कि अक्षय तृतीया के बारे में हमारे फोर फादर्स ने जो बताया है कि ये इस दिन में आप सोने के अगर कुछ लोगे तो तुम्हारे लाइफ और फैमिली पूरे सोने की तरफ हरी भरी रहेगी। लोगों का मानना है कि इस दिन सोना खरीदने से समृद्धि सदा बनी रहती है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। इस साल का सेल्स ट्रेंड हमें कुछ अलग दिख रहा है। लोग सोने का सिक्का शगुन के तौर पर खरीद रहे हैं और हीरे साथ में खरीदना पसंद कर रहे हैं। स्टोर्स में इस साल पिछले साल के मुकाबले फुटफॉल ज्यादा देखा गया और ज्वेलर्स ने हर रेंज की ज्वेलरी रखी ताकि वो सभी तरह के खरीदारों की मांग पूरी कर सके। हर सेगमेंट के लिए, हर कस्टमर के लिए ज्वेलरी रखते हैं। हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी सिर्फ गोल्ड पे जाएगा, तो डायमंड पे भी उतना ही अप्रोच कर रहे हैं और वी एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर से इस बार 25 to 30% मोर। लास्ट ईयर का रेट था 30,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली और आज अगर आप देखते हो ये अक्षय तृतीया काफी अच्छी अक्षय तृतीया है, इसमें 27,600 रुपीज रेट है। तो कंपैरिजन के आप अगर करते हो तो डेफिनेटली ये साल में काफी ग्रोथ है और काफी कस्टमर्स यहाँ पे ज्यादा है। खास इस मौके के लिए कई लोगों ने सोने के गहने की प्री बुकिंग भी कराई थी, जिससे उन्हें फायदा हुआ। दिल्ली से ईशा शर्मा के साथ शिवानी घरत, मुंबई। इस साल ज्वेलर्स की अक्षय तृतीया के मौके पर चांदी रही, जिसकी अहम वजह सोने की कम कीमतें भी हैं। हालांकि अक्षय तृतीया के मौके पर लोग घर भी खरीदना शुभ समझते हैं, तो इस बार क्या वो रौनक बरकरार रही है ज्वेलरी बिक्री और प्रॉपर्टी खरीद में, ये जानते हैं अब। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान अब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से कॉमन फ्लोर ग्रुप के विकास मलपानी है, साथ ही तनिष्क के संदीप कुल्हानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। सबसे पहला सवाल मैं संदीप जी से ही पूछना चाहूंगी, इस साल की अक्षय तृतीया कैसी रही है? पिछले साल के मुकाबले आपने कितना इजाफा देखा है अपनी बिक्री में?
जी, इस साल की अक्षय तृतीया काफ़ी अच्छी रही है। पिछले 2 महीने हिसाब से तो काफ़ी तरक्की आई है इस मार्केट में। पिछले साल का जो कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि उससे पिछले साल की जो अक्षय तृतीया बहुत तेज़ी थी, लेकिन पिछले मई में जो 2 तारीख को मई में थी अक्षय तृतीया, उसके बाद इस जो अक्षय तृतीया में उसमें काफ़ी तरक्की जरूर दिख रही है हमको। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं हमारे दुकानों में, और आज की जो सेल अभी भी जारी है हमारे दुकानों में, तो हमें उम्मीद है कि पिछले अक्षय तृतीया के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी इस साल की भी हमारी सेल। राइट, चलिए, तो यहाँ पर संदीप का तो कहना है कि अच्छा व्यापार हुआ है, लेकिन घर क्या इतने ही अच्छे बिके हैं? विकास मलपानी से पूछेंगे। विकास जी, हालांकि कंपैरिजन नहीं हो सकता सीधे सीधे सोने का और घरों का, लेकिन फिर भी किस तरह के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? लोगों ने क्या रुचि दिखाई है घर खरीदारी में इस अक्षय तृतीया पर? जी, अक्षय तृतीया हमेशा एक शुभ दिन रहता है, और जो भी इस ड्यूरेशन में लोग घर खरीदना चाहते हैं वो हमेशा अक्षय तृतीया को प्रेफर करते हैं। सो आज की सेल कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा होती है, और इस बार भी उसी तरीके से सेल ने अच्छा पकड़ लिया है। बहुत स्लो सीजन चल रहा था इन सर्टन रीजन्स, कुछ जगहों पे थोड़ा स्लो सीजन था, वो अच्छा थोड़ा रिलीफ मिला और लोगों ने जाके अपना टोकन एडवांस दिया। और जो डेवलपर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा ऑफर रख रखा था कि आप घर खरीदो, साथ में सोना तो हम दे ही रहे हैं। तो सोने के कूपन मिल रहे थे, सोने के सिक्के मिल रहे थे, तो आपका दोनों एक साथ हो रहा था काम। बिल्कुल, तो यहाँ पर सोने के सिक्कों ने लोगों को काफी लुभाया है जो ऑफर्स आपने दिए हैं। लेकिन संदीप, ये जानना चाहूंगी मैं कि गोल्ड हम सब जानते हैं नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें जहां पे 17% तक का रिटर्न हमने देखा है बाजार में, इक्विटी मार्केट में गोल्ड ने उतना नहीं दिया है। लेकिन आज जो खरीदारी हुई है, आज के शुभ मौके पर जो खरीदारी हुई है, लोगों ने क्या खरीदा है? लोगों ने क्या शादी ब्याह के लिए गहने खरीदे हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गोल्ड के कॉइन्स और ये सब चीजें ही उठाई हैं? जी, अगर आप सोने को आप एसेट क्लास की तरफ तुलना करोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि हम लोग ज्वेलर्स हैं। हम सारे आभूषण बेचते हैं जो कि महिलाओं के लिए होता है, जबकि जो बुलियन होता है, जो एसेट क्लास होता है, वो ज्यादातर मेल इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड बुलियन में। लेकिन इस समय जो है ज्यादातर महिलाएं अपने आभूषण की खरीदारी में ही ज्यादा जुटे हुए रहते हैं, और बुलियन की सेल होती जरूर है, लेकिन वो शुभ अवसर के हिसाब से कुछ न कुछ लेना चाहिए, जरूरी है। इसलिए कई लोग 2, 5, 10, 50 ग्राम के सिक्के भी लेते हैं। लेकिन हमारे देखा कि इस अक्षय तृतीया में जो नॉर्मल ज्वेलरी बिकती है उसकी तादाद बढ़ी है जरूर हमारे यहाँ। नेकलेसेस, बुल्ली चेन्स, बैंगल्स के ये हर तरह के जवाहरात बेचे हैं हमने इस समय, और शादी का सीजन है, इसीलिए मेरे ख्याल लोगों को ज्यादा खरीदारी प्रीपोन करते हैं कि समय में लेने के लिए, कि शुभ भी होता है, प्लस अच्छे स्कीम भी है, कंपनी चलाई हुई है। तो उस वजह से जो है पूरी जो रेंज है ज्वेलरी की, उसकी तेजी जरूर आई है हमारे हिसाब से, न कि सिर्फ बुलियन के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि उपभोक्ताएं ज्यादातर महिलाएं हैं जो खरीदती हैं आभूषण, और जो आपने कहा कंपैरिजन तुलना की नेगेटिव रिटर्न के बारे में, वो ज्यादातर बुलियन होता है जो कि एसेट क्लास के तहत हम देखते हैं। तो हम आभूषण की बात करें तो काफी तेजी आई है जरूर, और ये मौका जो अक्षय तृतीया का ज्यादातर महिला लेती हैं अपनी जो परिवार के शुभ के लिए। जी विकास जी, जैसा आप कह रहे थे, मैं आपसे बातचीत कर रहे थे कि कोई एग्जैक्ट नंबर आज तो नहीं मिल सकता यहाँ घरों के मामलों में, लेकिन कुछ आइडिया अगर आप दे सकते हैं आपकी वेबसाइट पे किस हिसाब से क्लिक आए हैं और किस क्षेत्र में, मतलब देश के किस हिस्से में ज्यादा खरीदारी हुई है? मसलन उत्तर भारत में आपको लग रहा है, दिल्ली जैसे शहरों में, या फिर दक्षिण भारत में या बंगलोर जैसे शहरों में जो कॉस्मोपॉलिटन है वहां पर लोगों ने खरीदारी ज्यादा की? जो अक्षय तृतीया का पर्व है वो आपके बेंगलोर जैसे शहरों में और अपने साउथ में और मुंबई रीजन के अंदर ज्यादा माना जाता है। ज्यादातर बिक्री है यहाँ पे बहुत अफेक्ट होती है। जो भी लोग फेंस सिटर थे, जिन्होंने डिसीजन बना लिया था और एक सिर्फ टोकन देना था, वो आज देते हैं जनरली टोकन। तो ये दोनों रीजन के अंदर एक बहुत ही बिजी डे होता है। और अक्षय तृतीया जो रियल एस्टेट के लिए है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, पूरा अक्षय तृतीया से शुरू होकर कुछ 15 दिन तक लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, आपके लोन एक्सेट्रा जिनका अप्रूवल रहता है। तो अपना एक टोकन देके एक अपना इन्वेस्टमेंट 15 दिन का एक पूरा पर्व रहता है, और एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है पूरे के पूरे सेक्टर को इस दिन के खरीदारी की वजह से। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो या ज्वेलरी हो, लोगों ने अक्षय तृतीया का जो है खूब फायदा उठाया, इस शुभ अवसर में खूब खरीदारी। हमारे दोनों मेहमानों की जो अपडेट है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है अक्षय तृतीया की। बहरहाल आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया है।
अक्षय तृतीया में सोने की खरीदारी शुभ होती है, लेकिन सोना शुद्ध ना हो तो बात नहीं बनती। अच्छी खबर यह है कि आप इस अक्षय तृतीया में बेफिक्र होकर सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि गहने खरीदने के लिए अब आपको ज्वेलर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपका भरोसेमंद साथी कैरेट मीटर आपकी मदद करेगा। हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह बता रही हैं कि ये कैरेट मीटर कैसे काम करता है। आपने जो अंगूठी, चेन या हार पहना है, क्या आपको पता है कि इसमें कितना कैरेट सोना है? शायद नहीं, और दावा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सोने की शुद्धता को लेकर हमेशा से चिंता और दुविधा बनी रहती है। हालांकि हॉलमार्क ज्वेलरी शुद्ध होती है, लेकिन वो महंगी भी होती है। ऐसे में सोने की क्वालिटी को परखने के लिए पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क एक कैरेट मीटर लाया है, जिससे कुछ सेकंड्स में ही पता किया जा सकता है कि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं उसमें कितना कैरेट सोना है। कंपनी का दावा है कि कैरेट मीटर आने के बाद लोग सोने की क्वालिटी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। कैरेट मीटर आने से फायदा ये है कि एक नॉर्मल लेमैन जो आदमी है वो भी समझ सकता है क्या प्योरिटी है, क्या उसके अंदर मिक्स क्या किया गया है, अलॉइंग क्या की गई है, वो सब इसमें क्लियरली मालूम पड़ता है उन्हें। इस कैरेट मीटर में गहने की क्वालिटी को परखने के लिए सबसे पहले ज्वेलरी को नीचे वाले बॉक्स के अंदर दिए गए एक ट्रे में एडजस्ट करके रखना होता है। फिर फ्लैप को बंद करने के बाद रीडिंग पाने के लिए ऊपर दी गई स्क्रीन पर स्टार्ट बटन को क्लिक करिए। बटन क्लिक करते ही कैरेट मीटर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। करीब 30 से 40 सेकंड्स के अंदर ही रीडिंग आपके आंखों के सामने आ जाती है, जिसमें साफ लिखा होगा कि आपके गहने में कितना कैरेट सोना है। इसके अलावा ज्वेलरी में बाकी मेटल्स किस मात्रा में यूज किए गए हैं, ये जानकारी भी कैरेट मीटर से मिल सकती है। इसमें यू नो एग्जैक्टली कि आपका कितना गोल्ड है, सिल्वर कितना है, कॉपर कितना है, जिंक कितना है, कैडमियम कितना यूज किया गया है। तो कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ अलॉइंग जो है वो उसमें क्लियरली नजर आ जाती है विद इन 30 सेकेंड्स। एंड ये सिर्फ सरफेस लेवल नहीं है, 30 मिली माइक्रोन्स 300 मिली माइक्रोन्स डेप्थ तक जाके चेक कर सकता है प्योरिटी का। सबसे अच्छी बात यह है कि कैरेट मीटर लोगों के बीच काफी हिट हो गया है। लोग यहाँ नई के साथ साथ पुरानी ज्वेलरी भी परख रहे हैं। कई ऐसा हमारे मिसेज के लिए जो नेकलेस बनाए, बैंगल्स बनाए, उसमें हमको 23 कैरेट बोल के उन्होंने बताया, लेकिन एक्चुअल अब ये जो यहाँ मशीन आया तभी उसमें जब चेक किया हमने, उसमें 18 कैरेट निकला। तो ऐसा कई बार हमको धोखा हुआ। अभी बिकॉज ये मशीन है, सो वी हैव दैट रीअश्योरेंस कि नहीं, जो जिसका पैसा दिया है उतना ही कैरेट हम लोगों को मिला है, और रिटर्न भी फिर उसी हिसाब से मिलते हैं। द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड टू जज योर ज्वेलरी व्हाट कैरेट इट इज एक्चुअली, सो वेरी हैप्पी विद इट। गुड दैट यू गेट सच एन ट्रस्ट फ्रॉम द जूलर्स। एक्चुअली व्हेन यू गो आउट, नो जूलर्स प्रोवाइड दिस। अक्षय तृतीया तो सिर्फ एक बहाना है। सोने की शॉपिंग करने के लिए लेडीज हमेशा से ही रेडी रहती हैं, लेकिन चिंता रहती है तो सिर्फ एक बात की, और वो है सोने की क्वालिटी को लेकर। होपफुली कैरेट मीटर के आने के बाद ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। पैसे तो खर्च होने ही हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी भी मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आप अपने सोने की शॉपिंग में जुट जाइए। तब तक मैं जाकर इनसे पता करती हूँ कि इस नेकलेस के कितने कैरेट्स हैं। प्रज्ञा सिंह, CNBC आवाज। और पार्टी निकाला मिलने के बाद योगेंद्र यादव का दर्द आया बाहर। एक्सक्लूसिव चर्चा इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री ने दिए टेंशन भगाने के नया टिप्स, पीएम मोदी के मंत्र सुने इस ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के मुताबिक पार्टी में सुप्रीमो कल्चर बढ़ गया है। CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि सुप्रीमो कल्चर के लिए एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूह जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल और ज्यादा ईमानदार होते तो अच्छा रहता। योगेंद्र यादव ने मौजूदा लैंड बिल पास होने से क्लास वॉर शुरू होने का खतरा भी जताया है। 2011 से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो हमको बिजनेस चैनल पे योगेंद्र जी कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई एडिटोरियल पोजीशन लें।
रेयर केस था जिसमें हमने पोजीशन ली और हमने अपनी राय साफ रखी कि ये जनता के गुस्से को इनकैश करने के लिए आपने जितनी बातें गिनाई जनाकांक्षाओं की और मामूली आदमी की ताकत की, वो सब सही है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे आंदोलन सत्ता लोलुप लोगों द्वारा हाईजैक होते हैं। वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने निकले हुए लोग दरबारगिरी में लगते हैं और पावर में आने के लिए ही इन आंदोलनों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आंतरिक डेमोक्रेसी यहां हो नहीं सकती। जनता की आवाज, जनता का काम कर रहा हूं, जनता का काम कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ जो हूं वो मैं हूं। यही कमेंट्री, यही ध्वनि 2011 से लगातार चली और जब पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग तब्दील हो गए तब तो बिल्कुल चली। मैं फिर से सवाल उसी पर लेके आ रहा हूं, इन साहब को पहचानने में गलती कैसे हुई? डे वन से एजेंडा था कि आपको सीढ़ी के तौर पर, मचान के तौर पर, बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इनको पावर चाहिए, इनका कोई आंदोलन करने का इरादा नहीं था। जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ मुझे एहसास था कि इसमें बहुत कुछ अधूरापन है, जैसा मुझ में बहुत कुछ अधूरापन है, और मैं इस उम्मीद से गया, कई और साथी भी इस उम्मीद से गए कि हम धीरे धीरे इस अधूरेपन को पूरा करेंगे, इनमें जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को अटेंड करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ पक्षों में तो हमने इन कमजोरियों को पकड़ा, बेहतर किया, लेकिन ये जो आंतरिक लोकतंत्र वाला पक्ष था उसमें कमजोरियां बढ़ती गईं। और जो मैं कह रहा हूं ये आज की बात नहीं है, आप सब जानते हैं 1 साल पहले मेरी एक चिट्ठी अचानक लीक हो गई थी। चिट्ठियां मैंने कई लिखी थी, लेकिन वो एक चिट्ठी लीक हो गई थी। उस चिट्ठी में भी मैंने कहा था सुप्रीमो कल्चर बन रहा है, सावधान होने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो पहले दिन से हम लोगों ने कोशिश की और उसमें पूरी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके लिए मैं केवल एक व्यक्ति को दोष नहीं देता, कौन नहीं चाहता कि उसके पास पूरी ताकत हो, लेकिन ये तो पूरे समूह का काम होना चाहिए कि उसे रोके। अरविंद केजरीवाल में कई बहुत अद्भुत क्षमताएं हैं, लोगों को जोड़ना, दिल्ली में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस हिम्मत के साथ उस आदमी ने पार्टी को दोबारा इकट्ठा किया, अपने पांव पे खड़ा किया, ये कोई छोटी चीजें नहीं है। जनता के मूड को समझ के उसके हिसाब से कर सकना, काश इसके साथ साथ ज्यादा ईमानदारी भी होती, काश इसके साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवहार की आदत होती, संस्कार होती, लेकिन संस्कार तो समाज से आते हैं ना। CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से योगेंद्र यादव की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे। तेवा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री ने अपनी कंपेटिटर कंपनी माइलन को खरीदने के लिए बोली लगाई है। कंपनी ने माइलन के सभी शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। तेवा ने माइलन के प्रति शेयर 82 रुपए डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया है और कंपनी 50% कैश और 50% स्टॉक के तौर पर चुकाने को तैयार है। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव माइलन पर दबाव डालने की रणनीति के तहत रखा गया है। आपको बता दें कि माइलन के शेयर की कीमत सोमवार को बाजार बंद होने तक करीब $68 थी और इसके हाथ से तेवा ने 20% ज्यादा दाम देकर कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से प्रीमियम शेयर बायबैक की छूट दे सकती है। CNBC आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फेमा के नियमों में जरूरी बदलाव करने पर विचार कर रहा है। पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार शेयर बायबैक के नियमों में किस तरह के बदलाव करना चाहती है और इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय फेमा के नियमों में फेरबदल करने की तैयारी कर रही है। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें जो फेरबदल किया जाएगा उसका मकसद ये है कि 2 कंपनियां, खासतौर से देसी कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करती है, ऐसी सूरत में अगर शेयर बायबैक करना होता है तो शेयर बायबैक करने के लिए वो कंपनी प्रीमियम पर शेयर बायबैक कर सकेगी या फिर पहले से तय कीमत पर शेयर बायबैक कर सकेगी। इसके लिए जरूरी फेरबदल फेमा में करने की तैयारी वित्त मंत्रालय कर रहा है। क्योंकि अभी जो नियम है, अभी के नियमों के मुताबिक कोई भी कंपनी ज्वाइंट वेंचर की सूरत में पहले से तय कीमत पर या फिर प्रीमियम कीमत पर शेयर बायबैक नहीं कर सकती है, उसे फेयर वैल्यू पर शेयर बायबैक करना होगा या फिर उस वक्त की जो कीमत होगी उस कीमत पर शेयर बायबैक करना होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले दिनों टाटा ने डोकोमो में हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया था, उस प्रस्ताव को रिजर्व बैंक ने नामंजूर कर दिया था। लेकिन सरकार को अब ये लगता है कि ये नियम यथावत बना रहा तो आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश कर पाना काफी मुश्किल होगा। खासतौर से रियल एस्टेट सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में जहां ज्वाइंट वेंचर के जरिए निवेश होना है वहां पे ये बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है ये नियम। इस वजह सरकार इस नियम बदलाव करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए
रिजर्व बैंक से सुझाव मांगा गया है और रिजर्व बैंक जल्द ही इस बारे में अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगा और इस रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय फैसला लेगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इस फैसले लेने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी, जल्द से जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण। दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के एनजीटी के फैसले से केंद्र सरकार सहमत है, लेकिन उसे अभी भी 6 महीने का वक्त चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इन 6 महीनों में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाएगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को सही ठहराते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मुदत चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को हम मांगे। क्या होगा सर? आप जो 6 महीने का प्लान बता रहे हैं, 6 महीने में 6 महीने के लिए कुछ बनाएंगे, अभी जाने दीजिए सर। क्या होगा सर? वो तो बता दीजिए सर। 6 महीने के लिए आप कह रहे थे कि 6 महीने के लिए राहत मिलनी चाहिए। क्या देखो, अगर कुछ डीजल व्हीकल सीएनजी पे कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, कुछ उसके टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है क्या, फिर उसकी किट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हम चाहते कि बिल्कुल प्रदूषण मुक्त देश बने। और प्रधानमंत्री ने दिए टेंशन भगाने के नायाब टिप्स। प्रधानमंत्री मोदी के मन से सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद। जापान में बुलेट ट्रेन ने तोड़ा स्पीड का नया रिकॉर्ड, पकड़ी 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार। तमिलनाडु सरकार ने कोका कोला को इरोड जिले में आवंटित 71.34 करोड़ रुपए की जमीन को कैंसिल कर दिया है। घरेलू लोगों और राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। एक आला सरकारी अधिकारी के मुताबिक नियमों और शर्तों को ताक पे रखने की वजह से कोका कोला को आवंटित जमीन वापस उसकी ले ली गई है। स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु का कहना है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कंपनी को प्रोजेक्ट के नियम और शर्तों के मुताबिक नहीं होने का नोटिस भेजा था। सिविल सेवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अफसरों से तनाव छोड़कर लोगों की सेवा करने और उन्हें इंसाफ दिलाने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने अफसरों से अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने की सलाह भी दी। पीएम के मुताबिक तनाव लेकर काम करने से देश नहीं चल सकता। पीएम ने सवाल उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी एक फाइल की तरह बन गई है। पीएम ने कहा कि उनकी कोशिश है कि कर्मचारी कर्मयोगी बने। उनके मुताबिक अफसरों का चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अफसरों में नया जोश भरते हुए पीएम ने कहा कि अफसरों को रोबोट जैसा नहीं बनना चाहिए। सरकार है तो फाइल है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। आपका एक दूसरा अर्धांग यही है, फाइल। लेकिन अगर लाइफ की केयर नहीं की तो फाइलें भी वैसी की वैसी रह जाएगी। गूगल ने स्मार्टफोन सर्च का नया फॉर्मूला खोज निकाला है। मोबाइल फोन से बढ़ते ट्रैफिक को भांपते हुए सर्च इंजन किंग गूगल स्मार्टफोन सर्च में अब ऐसी वेबसाइट को पुश करेगा जो मोबाइल फ्रेंडली है। यानी अब अगर आप अपने स्मार्टफोन में कोई चीज सर्च करेंगे तो गूगल सर्च इंजन उन्हें वेबसाइट्स को टॉप पर दिखाएगा जो मोबाइल फ्रेंडली होंगी। जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होंगी वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर नहीं दिखाई देंगी। टॉप पोजीशन पर आने वाली वेबसाइट्स को ज्यादा विजिटर्स मिलेंगे और इससे वो ज्यादा पैसे कमा पाएंगी। गूगल का ये नया फॉर्मूला डेस्कटॉप और लैपटॉप पर लागू नहीं होगा। जापान की मैग्लेव ट्रेन ने 603 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह प्रयोग विशेष रूप से बनाई गई पटरियों पर किया गया है। इससे पहले का रिकॉर्ड 581 किलोमीटर प्रति घंटे का था जो 2003 में बना था। जापान रेलवे ने साल 2027 में इस ट्रेन को लोगों के लिए चलाने का फैसला किया है। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।